हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में कुछ अलग बातें करेंगे। ये वीडियो बहुत स्पेशल है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 29 जून को प्रस्तावित है और साथ ही साथ आरओ की परीक्षा भी रिपोर्ट के बाद, जैसे कमेटी की रिपोर्ट आती है उसके बाद प्रस्तावित हो जाएगी, वो भी उसकी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। और यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके साथ साथ में अब तैयारी यूपी पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा, साथ साथ में प्रीलिम्स की परीक्षा, आरओ की परीक्षा, सब एक साथ में आपको देखना होगा। और एक साथ देखने के लिए आपकी तैयारी भी उसी तरीके से होनी चाहिए कि मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो रही है, साथ साथ में प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है। और कुछ मायने में महाकुंभ का, जो इस बार का महाकुंभ है 2025 का, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा फैक्ट्स है। मैं जो पौराणिक इतिहास है, पौराणिक इतिहास के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा अपने इस वीडियो में। मैं डेली आपको करंट पढ़ाता हूं और करंट से रिलेटेड जो भी इवेंट्स रहे हैं महाकुंभ से संबंधित, मैं सिर्फ उस पर आज अपने इस वीडियो में बात करूंगा। सीधी सी बात करूंगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाटा जो होते हैं उन पे बात कर लेंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, निबंध में लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर और निबंध बहुत खिल के आएगा, बहुत निखर कर आएगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू में भी कुछ पूछे जाते हैं अगर जो आपसे, तो वहां पर आप उन चीजों को मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, ये आज का ये वीडियो यूपी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा विशेष पर है। और साथ ही साथ ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर हम लोग फैक्ट्स और डाटा पर बात करेंगे महाकुंभ 2025 से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, यहीं पर शुरू करते हैं। पहली खबर क्या है, शुरुआत से करते हैं। जो भी चीजें हैं महाकुंभ से रिलेटेड, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सब पे अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान हमारा वहीं पर होगा। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले यूपी में महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया था। ठीक है, महाकुंभ मेला क्षेत्र जो था, इसको एक जिला बना दिया गया, अस्थायी जिला बनाया गया। बेसिकली इसको देखा जाए तो अस्थायी जिले के रूप में घोषित किया गया था 31 मार्च 2025 तक के लिए। तो इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स है, आइए चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को अलग जिला घोषित किया गया। ठीक है, सरकार के द्वारा एक अलग जिला घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत संगम क्षेत्र के 4 तहसीलें और 67 क्षेत्र इसमें शामिल किए गए। 4 तहसीलों को, जो संगम के आसपास की 4 तहसीलों को इसमें शामिल किया गया और 67 क्षेत्रों को शामिल किया गया। ठीक है, आगे बात करें, महाकुंभ 2025 की तैयारियों को सुचारू बनाने के लिए इस अस्थायी जनपद को 31 मार्च 2025 तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, ये यूपी का 76वां जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा था? अस्थायी जिला था महाकुंभ मेला क्षेत्र। ठीक है, आगे हम बात कर ले तो नए जिले के गठन के बाद प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं? 5 जिले, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, कुंभ मेला जिला। ठीक है, तो ये 5 जिले हो गए टोटल जब नए जिले का गठन किया गया। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 से बढ़कर कितनी हो गई? 75 से बढ़कर 76 जिले हो गए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, महाकुंभ मेला 2025 का उद्घाटन कब किया गया? 13 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और जो मेला है, महाकुंभ मेला जो आयोजित किया गया, ये कब से कब तक आयोजित किया गया? तो इसकी अवधि 13 जनवरी 2025 यानी कि पौष पूर्णिमा से लेकर 26 फरवरी 2025 माघ शिवरात्रि तक है। ठीक है, जो ये मेला है, इस मेले का आयोजन कब से कब तक? पौष पूर्णिमा से लेकर माघ शिवरात्रि तक इसका आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ का। अगला पॉइंट क्या है, अगली खबर क्या है कुंभ से रिलेटेड? प्रयागराज में पीएम मोदी द्वारा 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। ठीक है, प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 167 विकास परियोजनाएं जो थी, इनका लोकार्पण भी किया गया। इस परियोजना की लागत कितनी थी? 5,500 करोड़ रुपए की लागत थी। ठीक है, यानी कि 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाकुंभ में किया गया। इसका उद्घाटन 13 दिसंबर 2024 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 13 दिसंबर 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रयागराज में ही 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनकी कुल लागत कितनी थी? कुल लागत थी 5,500 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य महाकुंभ 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाना था। इसी उद्देश्य से इन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। इन परियोजनाओं में प्रमुख मंदिर कॉरिडोर परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल था। अब ये कौन कौन से मंदिर कॉरिडोर परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा? भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर। ठीक है,
श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, अक्षयवट कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया और सरस्वती कूप कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। तो ये विकास परियोजनाएं भी इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 दिसंबर 2024 को किया गया था और महाकुंभ का जो आयोजन किया गया उस दृष्टिकोण से ये सारी परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, इसी अवसर पर 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं को रियल टाइम अपडेट और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कुंभ सहायक ऐप, कौन सा? कुंभ सहायक AI ऐप, ठीक है, यहां साह AI ऐप लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये जो कुंभ सहायक चैटबॉट था ये कितनी भाषाओं में? 11 भाषाओं में जो श्रद्धालु थे उन श्रद्धालुओं को रियल टाइम अपडेट देने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? PM मोदी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अगली खबर क्या है? महाकुंभ 2025 संगम पर 7 उपनगरों का निर्माण किया गया। जो महाकुंभ आयोजित किया गया उसमें संगम क्षेत्र में 7 उपनगर बनाए गए। अब ये 7 उपनगर कौन कौन से, इनके बारे में भी जानेंगे और इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको भी जान लेते हैं। महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी नगर बनाया गया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी नगर कहां पर बनाया गया? जो महाकुंभ मेला क्षेत्र था वहीं पर बनाया गया और ये कितने हेक्टेयर में फैला था? 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ था। कितने? 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 7 उपनगरों में सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे थाने, अस्पताल, बाजार, पावर हाउस आदि की व्यवस्था की गई तथा हर उपनगर के लिए अलग मजिस्ट्रेट और प्रशासन का प्रबंध भी किया गया था। ठीक है, उपनगर चौराहों को विशेष नाम प्रदान किए गए। जो उपनगर के चौराहे थे उनको विशेष उपनाम प्रदान किए गए, जैसे शंकराचार्य चौराहा, रामानंद चौराहा इत्यादि। ठीक है, आगे बात करें, इन उपनगरों को शंकराचार्य नगर, जो उपनगर थे ये कौन कौन से नाम इनके जान लेते हैं। शंकराचार्य नगर, महामंडलेश्वर नगर, आचार्य बाड़ा नगर, ठीक है, दंडी बाड़ा नगर, कल्पवासी नगर, खाक चौक नगर और रामानंद नगर। ये 7 नगर हैं, 7 उपनगर हैं और 7 उपनगर का नाम याद रखना। शंकराचार्य नगर, महामंडलेश्वर नगर, आचार्य बाड़ा नगर, दंडी बाड़ा नगर, कल्पवासी नगर, खाक चौक नगर और रामानंद नगर। ये 7 उपनगर विकसित किए गए थे और ये 7 उपनगर कितने क्षेत्र में विकसित थे? 4000 हेक्टेयर में विकसित थे और ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी नगर बसाया गया था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी नगर कहां पर बसाया गया था? ये बसाया गया था कुंभ मेला क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला था। आगे बात करें, महाकुंभ नगर में 25 सेक्टर और 31 पंटूल पुल का भी निर्माण किया गया था। जो पूरा महाकुंभ क्षेत्र था इसको कुल कितने सेक्टरों में बांटा गया था? 25 सेक्टरों में बांटा गया था। ठीक है, महाकुंभ नगर के क्षेत्रफल जो 4000 हेक्टेयर में विस्तारित था इसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में और 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? परेड ग्राउंड बांटा गया, फिर संगम क्षेत्र, दारागंज, झूसी और अरैल क्षेत्र इसमें शामिल था और इसी 5 क्षेत्रों को मिलाकर 25 सेक्टरों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, यहां कुल 31 पंटूल पुल का भी निर्माण किया गया था, जिनके प्रत्येक की भार क्षमता जो थी वो 5 टन थी। 5 टन की भार क्षमता का 31 पंटूल पुल का निर्माण किया गया था। सबसे बड़ा जो पुल था वल्लभाचार्य पुल था। यहां देखा जाए ये 925 मीटर का था वल्लभाचार्य पुल और यहां पर देखा जाए 185 पीपो का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आगे बात करें, सबसे छोटा कौन सा था? पद्म माधव पुल था, सबसे छोटा पुल जो पंटूल पुल था। ठीक है, यहां पर जैसे नदी होती है तो अस्थायी पुल बना दिए जाते हैं पीपे लगा लगा के, उसी को पलटून पुल कहते हैं। ठीक है, अस्थायी पुल होते हैं। नदी को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। टोटल 31 बनाए गए थे। ठीक है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा था? वल्लभाचार्य था, सबसे छोटा पद्म माधव था। आगे बात करें, इन पुलों के निर्माण में 79,050 स्लीपर यानी कि जो छत्तीसगढ़ के साल की लकड़ी होती है उसको स्लीपर कहते हैं, इसका उपयोग किया गया था। यहां पर देखा जाए तो लगभग 80,000 स्लीपर यानी साल की लकड़ी का प्रयोग किया गया था इन पीपा पुलों को बनाने के लिए। पीपे या पंटूल के पुल उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। परीक्षा में से पूछा जा सकता है फिजिक्स में कि जो पंटूल पुल होते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखें, शाही स्नान का नाम परिवर्तित कर दिया गया। शाही स्नान अब कहलाएगा अमृत स्नान। जो शाही स्नान होता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत स्नान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान को अमृत स्नान घोषित किया। यह नाम संगम के अमृत की पौराणिक मान्यताओं के आधार पर दिया गया। ठीक है, ये जो संगम
के क्षेत्र में जो अमृत गिरा था ना, कि 4 जगहों पे अमृत गिरा है, उसी पौराणिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए जो शाही स्नान था, उस शाही स्नान को अमृत स्नान कर दिया गया। और स्नान की प्रमुख तिथियां भी आप जाने रहिए। जो 13 जनवरी का दिन था, पौष पूर्णिमा, पहला स्नान मनाया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को अमृत स्नान मनाया गया। मुख्य स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जून को था। 3 फरवरी को वसंत पंचमी और 12 और 26 फरवरी को 2 अतिरिक्त स्नान भी यहां पर इस बार आयोजित किए गए। ठीक है। महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी भी बनाई गई। महाकुंभ जो क्षेत्र था, जो डोम सिटी होती है, बेसिकली ये पहाड़ों पर बनाई जाती है, लेकिन पहली बार महाकुंभ में डोम सिटी का निर्माण किया गया। ठीक है। बात करें यहां पर 44 कमरों वाली पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट शीट से बनी 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित 360 डिग्री व्यू प्रदान करती है ये डोम सिटी। आगे बात करें, यहां गोलाकार गुंबदनुमा कमरे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त तथा यह प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर में विकसित किया गया था। जो डोम सिटी था वो कहां पर विकसित किया गया? प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में विकसित किया गया। ये अरैल क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर कौन सा? शिवालय पार्क की स्थापना की गई। शिवालय पार्क, शिवालय पार्क की स्थापना। ठीक है। शिवालय पार्क की स्थापना कहां पर की गई? प्रयागराज में अरैल क्षेत्र में की गई थी। आगे बात करें, इसका विकास उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और ईवो लाइफ के द्वारा मिलकर किया गया था। ठीक है। ईवो लाइफ स्पेस के द्वारा मिलकर इसका जो डोम सिटी था, पहली बार ये प्रयागराज में बनाया गया था, डोम सिटी कुंभ में बनाई गई थी। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? यूपी पर्यटन विभाग और ईवो लाइफ स्पेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पहाड़ों के अलावा पहली बार मैदानी क्षेत्र में ऐसे डिजाइन का निर्माण महाकुंभ में किया गया। पहली बार है कि मैदानी क्षेत्र में डोम सिटी बनाई गई है। इस वजह से आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप मेंशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि पहाड़ों से इतर पहली बार डोम सिटी का निर्माण भारत के किस स्थान पर किया गया। ठीक है। तो राज्य पूछ ले उत्तर प्रदेश, जिला पूछ ले तो महाकुंभ मेला क्षेत्र, अगर महाकुंभ मेला क्षेत्र जिला नहीं दिया है ऑप्शन में तो प्रयागराज। ठीक है। कब किया गया था? महाकुंभ के दौरान किया गया था। आगे बात करें, महाकुंभ में संविधान गैलरी का लोकार्पण। अब संविधान गैलरी का लोकार्पण ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। महाकुंभ के सेक्टर 2 में, कहां पर? सेक्टर 2 में संविधान गैलरी बनाई गई तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 जनवरी का इसका लोकार्पण किया गया। ठीक है। 10 जनवरी को इस संविधान गैलरी का लोकार्पण किया गया। इसमें संविधान निर्माण प्रक्रिया को ऑडियो विजुअल माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ऑडियो विजुअल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। ठीक है। यहां पर संविधान निर्माण, जो संविधान है, संविधान के अपनाने के 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस बार। ठीक है। 2025 में। उसी दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रयागराज के महाकुंभ में संविधान गैलरी का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 10 जनवरी को किया गया था, जिसमें संविधान निर्माण प्रक्रिया को ऑडियो विजुअल माध्यम से प्रदर्शित किया गया। ये पॉइंट आपके अगर जो मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया या फिर संविधान के 75 वर्ष, संविधान निर्माण के 75 वर्ष, ऐसा करके कुछ आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, निबंध आ जाता है, तो उन सब चीजों के लिए ये सारे पॉइंट आप तैयार रखिएगा, ये आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आने वाले हैं। आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन, ये भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल आपसे पीवाईक्यू पूछा भी जा चुका है, पीवाईक्यू का भी सवाल है ये, और इस बार और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? ये कुंभ में भी आयोजित किया गया था, कुंभ के दौरान आयोजित किया गया। यहां पर देखा जाए 16 से 18 फरवरी 2025 को संगम क्षेत्र प्रयागराज महाकुंभ में बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। यह बर्ड फेस्टिवल कुंभ में आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु पर आधारित था। ठीक है। यहां पर देखा जाए थीम क्या था इसका, जो विषय था इसका, कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु। ठीक, ये इसका थीम था, विषय था। इतना विषय याद रख, कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु का विषय था। आगे बात करें, आईएमडी का विशेष वेदर अपडेट वेब पेज लॉन्च किया गया। ठीक है। कुंभ के दौरान ही देखा जाए तो आईएमडी के द्वारा एक विशेष वेदर अपडेट वेब पेज भी लॉन्च किया गया। महाकुंभ मेला 2025 के लिए आईएमडी ने विशेष वेदर अपडेट वेब पेज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था कि महाकुंभ मेला के लिए हर 15 मिनट में मौसम अपडेट और दिन में 2 बार विस्तृत पूर्वानुमान जारी करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बात करें, साथ ही महाकुंभ क्षेत्र में 3 नए स्वचालित मौसम स्टेशन भी लगाए गए थे। 3 नए स्वचालित मौसम स्टेशन प्रयागराज के महाकुंभ में लगाए गए थे आईएमडी के द्वारा। आगे बात करें, अगला पॉइंट क्या है, महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी चैनल लॉन्च किया गया था। जैसे आकाशवाणी है तो आकाशवाणी से संबंधित है कुंभवाणी। ठीक है।
अब आकाशवाणी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। बात करें यहां तो अखिल भारतीय रेडियो आकाशवाणी ने महाकुंभ 2025 के लिए समर्पित नया रेडियो चैनल कुंभवाड़ी चैनल प्रयागराज में लॉन्च किया। ठीक है, एक नया चैनल ही लॉन्च कर दिया कुंभवाड़ी, और इसको प्रयागराज में लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। किसने किया था उद्घाटन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस कुंभवाड़ी चैनल को लॉन्च किया गया था। आकाशवाणी ने इसको लॉन्च किया था। उसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोग जो महाकुंभ में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें इस चैनल के माध्यम से महाकुंभ का अनुभव कराना थी। ठीक है, जो यहां पर महाकुंभ में नहीं आ पा रहे थे किसी कारणवश, तो उनको लाइव महाकुंभ से रिलेटेड हर जानकारी प्रदान करना था और लाइव उनको सूचित करना था, बताना था। जैसे आकाशवाणी होती है तो आकाशवाणी पे आप लगातार समाचार सुनते रहते हैं, तो वहां पर पल पल की खबरों से अपडेट रहते हैं, क्या हो रहा है कुंभ में इस टाइम पर, कौन सी घटना हो रही है, कहां पर कौन जा रहा है, कहां शाही यात्रा निकल रही है। फिर वहां पे जो सेक्टर लगे हुए थे, विभिन्न जो साधु संत महात्मा आए हुए थे, सबकी जो वार्तालाप होती थी, वो सब भी यहाँ पर कुंभवाड़ी चैनल पर सुनाया जाता था। ठीक है, आगे देखें। इसी अवसर पर यूपी सीएम ने कुंभ मंगल धुन भी लॉन्च किया था। कुंभ मंगल धुन ये कहां पर लॉन्च किया गया था? यही कुंभवाड़ी चैनल पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। आगे देखें, फोन पे द्वारा महाकुंभ विशेष बीमा योजना लॉन्च की गई। ठीक है, जो महाकुंभ के लिए विशेष बीमा योजना थी, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? 4 ऑप्शन दे दे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और रेजर पे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है महाकुंभ विशेष बीमा योजना। अब इसके बारे में पॉइंट्स जान लेते हैं। इस बीमा योजना का उद्देश्य क्या था कि महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी के दौरान तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की सुरक्षा बीमा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की थी। किसने साझेदारी की थी? जो फोन पे है, फोन पे ने आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ मिलकर जो तीर्थ यात्री हैं, महाकुंभ मेला जाने वाले तीर्थ यात्री, उनके लिए महाकुंभ विशेष बीमा योजना संचालित की। ठीक है, फोन पे ने, और इसके लिए साझेदारी किसके साथ की? आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ। योजना की विशेषताएं क्या थी? योजना की विशेषताएं जानना आपके लिए अनिवार्य है। यहां पर देखिए, ट्रेन बस यात्री के लिए बीमा प्रीमियम जो था वो 59 प्रति व्यक्ति, डोमेस्टिक फ्लाइट यात्री के लिए 99 प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम निर्धारित की गई थी। जो बीमा प्रीमियम थी, जो बीमा प्रीमियम भरना था, वो भरना कितना था? 59 रुपए प्रति व्यक्ति आपको भरना था। अगर आप किससे यात्रा करते हैं? ट्रेन से या बस से यात्रा करते हैं। अगर आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो आपको 99 रुपए प्रति व्यक्ति आप बीमा करवा सकते हैं यहां पर। और इसके तहत 1 लाख रुपए का समग्र बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें एनरोल कर लेंगे खुद को, बीमा योजना से आप खुद को एनरोल करेंगे तो आपका 1 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा। और ये 1 लाख रुपए बीमा करने का जो योजना था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया था, आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ साझेदारी करके। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं भी हुई थी, और ये घटनाएं पौराणिक कथाओं से इतर है, जो आपके न्यूज़पेपर में रही, जो आपके पत्र पत्रिकाओं में रही, विभिन्न वेबसाइटों से ली गई हैं, तभी आपके समक्ष यहाँ पर करंट अफेयर के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनका आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है, मुख्य परीक्षा में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे देखें, 1 प्लेट 1 बैग अभियान। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो महाकुंभ मेला क्षेत्र जो था, उसको पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए 1 प्लेट 1 बैग अभियान लॉन्च किया गया था। संबंधित पॉइंट क्या है कि इस अभियान की शुरुआत जो हुई थी वो 15 जनवरी 2025 को सेक्टर 18 महाकुंभ नगर से आरएसएस सहसर कार्यवाहक, जो सहसर कार्यवाहक है कृष्ण गोपाल, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस अभियान को लॉन्च किया गया था 15 जनवरी 2025 को। आगे बात करें, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाना था। ठीक है, प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से ही इस अभियान को लॉन्च किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत कपड़े के बैग, ठीक है, स्टील प्लेट और गिलास, स्टील के प्लेट और गिलास का वितरण किया गया, साथ ही साथ कपड़े के बैग का वितरण किया गया। और जो ये अभियान था 1 प्लेट 1 अभियान, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यहां पर देखा जाए सर कार्यवाहक जो है आरएसएस के कृष्ण गोपाल, ठीक है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और यहां पर देखा जाए तो जस्ट ये नीचे आते हैं, किसके जो हायरार्की है वहां पर मोहन भागवत के नीचे इन्हीं का नाम है। ठीक है, मोहन भागवत के बाद सेकंड स्थान किसका आता है? कृष्ण गोपाल का ही आता है, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे बात करें, योगी सरकार की प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे टॉपिक मैं आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं। डेली करंट अफेयर का जो वीडियो आता था उसमें ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, सारी चीजों को एक साथ कंपाइल करके, इसी वजह से इसको
महाकुंभ स्पेशल नाम दिया गया है और महाकुंभ स्पेशल पे ही आपकी क्लास है। ठीक है, प्रयागराज 22 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया था। कब किया गया था, डेट याद रखना, 22 जनवरी 2025 को किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 2025 को किया गया था। अब यहां पर देखा जाए कुछ बड़े फैसले लिए गए। बड़े फैसले कौन से थे, जान लेते हैं। प्रदेश में 2 नए एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई, जिसके अंतर्गत 320 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। ठीक है, अब इसमें कुल लागत कितना, 22,400 करोड़ रुपए की लागत, प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक। ठीक है, जो ये विंध्य एक्सप्रेसवे था ये किन किन जिलों से होकर गुजरेगा, तो ये प्रयागराज से शुरू होगा, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक जाएगा विंध्य एक्सप्रेसवे। ये याद रखना कहां से गुजरेगा, ये जरूर याद रखना आपके परीक्षा में, ये 2018 में। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सीधे सीधे पूछा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, और देखा जाए 2023 मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 6, पहली बार पेपर ऐड हुआ था जीएस पेपर 6 का। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस से पूछ लिया था। अब वहां पर जब पूछा था कॉरिडोर के बारे में पूछा, तो उन कॉरिडोर के बारे में अगर जो आप लिख रहे हैं तो वहां पर ये तो आपको मेंशन ही करना होगा ना कि ये जो एक्सप्रेसवे है किन किन जिलों से होकर गुजरता है, लंबाई कितनी है, बेसिक चीजें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। उन बेसिक चीजों में आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कि 320 किलोमीटर का ये लंबा है जो विंध्य एक्सप्रेसवे है, कहां कहां से गुजर रहा है, इसकी जो बनाने में कुल कास्ट आएगी वो कितनी है, 22,400 करोड़ की कास्ट आएगी, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र से होकर ये गुजरेगा, 320 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेसवे कौन है, दूसरा एक्सप्रेसवे है विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। ठीक है, यहां पर जो विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई कितनी होगी, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, 7,000 करोड़ इस पे खर्च होगा, और ये चंदौली से गाजीपुर तक इसकी मंजूरी प्रदान की गई, यानी कि चंदौली और गाजीपुर तक इसको जोड़ा जाएगा। और इससे क्या होगा कि ये जो विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे है, दोनों जो विंध्य एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, आगे बात करें, इसके लिए 29,400 करोड़ के निवेश भी किया जाएगा, जिससे विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र पूर्वांचल से सीधा संपर्क हो सकेगा। ठीक है, जो विंध्य और बुंदेलखंड का क्षेत्र है इससे पूर्वांचल क्षेत्र का सीधा संपर्क हो सकेगा। और ये सारे फैसले कहां पर लिए गए, ये महाकुंभ में जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसी कैबिनेट की बैठक में इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, सभी एक्सप्रेसवे किसके द्वारा निर्मित किए जाएंगे, यूपीडा के द्वारा निर्मित किए जाएंगे। यूपीडा के द्वारा ये सभी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विंध्य क्षेत्र 2 नए विकास क्षेत्र बनाए जाएंगे। प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विंध्य क्षेत्र जो है ये 2 नए, जैसे एससीआर का निर्माण किया गया सेम उसी के तर्ज पर इसका निर्माण किया जाएगा, 2 विकास क्षेत्र बनाए जाएंगे, नए विकास क्षेत्र। ठीक है, आगे बात कर ले, यहीं पर कुछ अन्य फैसले भी लिए गए। उन अन्य फैसलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर 25 लाख स्मार्टफोन जो वितरण करने की योजना थी उसका भी निर्णय लिया गया था। लेकिन सबसे खास क्या हो जाता है कि यहां पर 4 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी प्रदान की गई, और इसी दौरान जो एफडीआई नीति थी, उत्तर प्रदेश की एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति जो थी, पॉलिसी जो थी, इसको भी मंजूरी प्रदान की गई। और इससे होगा क्या कि उत्तर प्रदेश में जो विदेशी निवेश है उनको प्रोत्साहन मिल सकेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए जो उत्तर प्रदेश एफडीआई नीति है उसको मंजूरी प्रदान की गई। और ये एफडीआई नीति को मंजूरी कहां पर प्रदान की गई थी, जो ये महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक हुई थी, कब हुई थी, 22 जनवरी को हुई थी। ठीक है, इसी 22 जनवरी को ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, महाकुंभ प्रयागराज 2025 विश्वास की तिजोरी। विश्वास की तिजोरी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, विश्वास की तिजोरी लॉकर सेवा, परीक्षा में हमसे डायरेक्टली पूछ ले तो यहां पर बात करें, मुथूट फाइनेंस ने महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में विश्वास की तिजोरी नामक निःशुल्क लॉकर सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की व्यक्तिगत वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र से संबंधित एक पॉइंट आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, अदानी ग्रुप और इस्कान के सहयोग से महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा का शुभारंभ भी किया गया था। सेवा ही साधना है। ठीक है, सेवा ही साधना है, ये एक पहल है। किसके द्वारा ये पहल शुरू किया गया, गौतम अदानी और इस्कान के गुरु प्रसाद स्वामी के नेतृत्व में एक पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, ये पहल की शुरुआत किसके किसके नेतृत्व में की गई, गौतम अदानी, ठीक है,
और इस्कॉन के जो गुरु प्रसाद स्वामी हैं, इनके नेतृत्व में पहल शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत हुआ क्या, इसके अंतर्गत अदानी ग्रुप और इस्कॉन ने मिलकर महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए महाप्रसाद सेवा की शुरुआत की। और यह महाप्रसाद सेवा कब से कब तक चली, तो यह महाप्रसाद सेवा 13 जनवरी से प्रारंभ हुई थी और महाकुंभ जब तक चलेगा, यानी कि शिवरात्रि के दिन तक ये महाप्रसाद सेवा जारी रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सेवा ही साधना है, ये पहल का नाम था। और यहाँ पर महाप्रसाद सेवा किसके द्वारा संचालित की गई, अडानी समूह के द्वारा और इस्कॉन के द्वारा साथ मिलकर चलाई गई। ठीक है, आगे बात करें, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। मैंने आपको बताया संविधान निर्माण के 75 वर्ष, किसके, संविधान निर्माण 75 वर्ष। परीक्षा में आपसे निबंध पूछ ले या कोई क्वेश्चन आ जाए, जब ये सारी चीजें आएंगी ना तो आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, वहां पे लिखना होगा। प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछेगा, मेंस में आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी और इसीलिए ये सारी चीजें रिटन फॉर्मेट में यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, 24 जनवरी 2024 को BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में, यहाँ 2024 लिख गया है, 2025 होगा। ठीक है, 2025 को BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की गई। कहां से शुरू किया गया था, नई दिल्ली के जो BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है वहीं से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान का उद्देश्य भारतीय संविधान और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान था, इसके अंतर्गत भारत में कुछ क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इन क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन कहां कहां पर किया गया था, बाड़मेर राजस्थान में किया गया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया और असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। 3 जगह पर क्षेत्रीय कार्यालय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ठीक है, अब यहां पर जो प्रयागराज का कार्यक्रम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रयागराज कार्यक्रम 24 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के अंतर्गत प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन परमार्थ त्रिवेणी पुष्प अरेल घाट प्रयागराज में किया गया। ठीक है, यह आयोजन महाकुंभ के साथ किया गया, जिससे भारत की आध्यात्मिक और संवैधानिक धरोहर के संगम का संदेश दिया जा सके। ठीक है, कहां पर किया गया, जो ये आयोजन था ना, हमारा संविधान हमारा अभिमान अभियान, ठीक है, अब हमारा सम्मान, ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो था, इसका आयोजन प्रयागराज में ही क्यों किया गया, इससे क्या होता, इससे संदेश जाता, किसका, आध्यात्मिकता का संदेश जाता और संवैधानिक धरोहर, इन दोनों बातों का संदेश जाता संयुक्त रूप से। ठीक है, आगे बात करें, इस आयोजन में अर्जुन राम मेघवाल जो थे, कानून और न्याय राज्य मंत्री जो है, ये विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर शामिल हुए थे। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान जो आयोजन था, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए थे, अर्जुन राम मेघवाल यहां पर शामिल हुए थे। कब इसका आयोजन किया गया था, 24 जनवरी 2025 को परमार्थ त्रिवेणी पुष्प अरेल घाट पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बात करें, कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। कर्तव्य पथ पर जो 26 जनवरी की परेड थी इस बार, ठीक है, छब्बीस जनवरी 2025 की जो परेड थी, उस परेड की अगर हम बात कर लें तो 26 जनवरी 2025 की परेड में उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 की झांकी ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। इस झांकी में समुद्र मंथन की पौराणिक गाथा और साधुओं की साधना के मुख्य आकर्षण के रूप में रहे। उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी, इसका थीम क्या था, थीम याद रखना, जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी 2025 के लिए, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, क्या था थीम, यहां पर मैं इसको करूंगा हाईलाइट और आपको इसको ध्यान देना है। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है, ये है इसका थीम और इसी थीम पर इसका आयोजन किया गया था। आगे हम बात कर ले, पीपुल्स चॉइस अवार्ड में 40% वोटों के साथ यूपी प्रथम स्थान पर था, यानी उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो महाकुंभ पर आधारित थी। ठीक है, और महाकुंभ पर आधारित जो झांकी थी, इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, पीपुल्स चॉइस अवार्ड में, पीपुल्स चॉइस अवार्ड में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, और दूसरा स्थान किसको, गुजरात को मिला, 35% वोट गुजरात को मिले थे। आगे हम बात करें, अगला पॉइंट क्या है, अगली न्यूज क्या है, जनजातीय महाकुंभ में हुआ सांस्कृतिक समागम। अब यहां पर जनजातीय महाकुंभ का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, जनजातीय महाकुंभ का भी आयोजन जो कुंभ था उसी के दौरान किया गया था। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा 6 से 10 फरवरी तक
महाकुंभ नगर में जनजातीय महाकुंभ का आयोजन किया गया। ठीक है, कब से कब तक किया गया? 6 से 10 फरवरी तक महाकुंभ नगर में जनजातीय महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार, केरल, हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों के जनजातीय समूहों ने भाग लिया तथा अपने अपने नृत्य प्रस्तुत किए यहां पर। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछे कि जनजातीय महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया? प्रयागराज में किया गया था। जो प्रयागराज का अस्थायी नगर है महाकुंभ मेला क्षेत्र, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था 6 से 10 फरवरी के बीच में। और यहाँ पर विभिन्न जनजाति या विभिन्न राज्यों की विभिन्न जनजातियां सम्मिलित हुई थी। अब वो जनजातियों का जो नृत्य है वो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ प्रमुख जनजातीय नृत्य निम्नलिखित है। कौन कौन से नृत्य हुए उनके बारे में जान लेते हैं। नागालैंड का चोंग व खेवा, ये कहाँ का नृत्य है? परीक्षा में से पूछ सकता है चोंग व खेवा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? यह है नागालैंड का। ठीक है, आगे देखें, मुखौटा व युद्ध नृत्य प्रस्तुत किया गया। ये कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का था। दही कला, दशावतार व पोवरा, ये कहां का नृत्य है? जनजातीय, महाराष्ट्र का है। घोड़ा नाच व जाट जाटे नृत्य, ये कहां का है? यह झारखंड का। और हिमाचल प्रदेश का किन्नौरी थाली और छड़ी नृत्य, किन्नौरी थाली और छड़ी नृत्य कहां का है? यह हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो यहां पर प्रमुख जनजातीय नृत्य के बारे में हमने जान लिया और जनजातीय महाकुंभ के बारे में हमने जान लिया, जिसका आयोजन महाकुंभ मेला क्षेत्र में किया गया था। आगे हम बात करें, महाकुंभ 2025 में सस्ते दर पर उच्च गुणवत्ता युक्त राशन का वितरण भी किया गया। केंद्र सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए विशेष राशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत नेफेड के तहत राशन का वितरण सुनिश्चित किया गया। यह योजना सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की गई तथा संत, कल्पवासी और श्रद्धालु इसके लाभार्थी थे। किसके अंतर्गत संचालित की गई? कौन सा मंत्रालय संचालन कर रहा था? सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना संचालित की जा रही थी, जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त राशन का वितरण किया जाना था। ठीक है, आगे बात करें, इस योजना के अंतर्गत एक विशेष बात यह थी कि व्हाट्सएप कॉल सेवा और मोबाइल वैन के आसान, ठीक है, मोबाइल वैन से आसान और तेज वितरण भी सुनिश्चित किया गया। जो ये योजना थी, इसके द्वारा जो संत, कल्पवासी और श्रद्धालु थे उन तक व्हाट्सएप के जरिए या कॉल सेवा के जरिए या मोबाइल वैन के जरिए भी ये उच्च गुणवत्ता युक्त राशन पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा था? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा था। नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य कर रहा था? तो नेफेड यहां पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा था और वितरण सुनिश्चित कर रहा था। ठीक है, आगे हम बात करें, महाकुंभ 2025 पर डाक टिकट भी जारी किया गया। जो महाकुंभ 2025 है, इसी पर डाक टिकट जारी किया गया। अब यहां पर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा महाकुंभ 2025 पर आधारित 3 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। ये डाक टिकट किस किस थीम पर आधारित थे? थीम जान ले तो महर्षि भरद्वाज आश्रम के थीम पर आधारित था, संगम के थीम पर आधारित था, संगम स्नान के थीम पर, और अक्षय वट, ये 3 थीम थे। इन्हीं 3 थीम पर आधारित था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था, ये डाक टिकट। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लें, कला कुंभ में महाकुंभ संवाद का आयोजन किया गया था। जो कलाग्राम है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कलाग्राम का निर्माण किया गया था प्रयागराज महाकुंभ के दौरान। अब वहां पर कला कुंभ का आयोजन किया गया। कला कुंभ ऐसा था कि जब से कुंभ स्टार्ट हुआ था तब से लेकर और जब कुंभ खत्म होगा तब तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, उसी को कला कुंभ नाम दिया गया था। और उसी कला कुंभ में महाकुंभ संवाद का आयोजन किया गया था। ठीक है, बात करें यहां पर तो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कला कुंभ परिसर के आध्यात्मिक और संस्कृति पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाकुंभ संवाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत नामक, ठीक है, थीम क्या था जो ये आयोजन किया गया था? इस आयोजन का बेसिकली नाम क्या था? ये नाम याद रखना, महाकुंभ संवाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, ये था। इसी थीम पर यानी कि इसी के नाम पर ये महाकुंभ संवाद आयोजित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो ये संगोष्ठी थी, यहाँ पर यूनेस्को के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे थे। अब आप जैसा जानते हैं, जो महाकुंभ है, कुंभ है बेसिकली, कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा प्राप्त है कुंभ को, और उस दृष्टिकोण से जो कुंभ है उसकी पौराणिकता तथा वर्तमान में उसकी जो प्रासंगिकता है उनके अध्ययन करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, साथ ही साथ यूनेस्को के जो प्रमुख प्रतिनिधि थे तथा अन्य शिक्षाविद यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और इसी महाकुंभ संवाद में चर्चा की गई थी। और ये महाकुंभ संवाद किस विषय पर आधारित था? तो महाकुंभ संवाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत नामक एक संगोष्ठी का आयोजन यहीं पर किया गया था। ठीक है, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर देखें, महाकुंभ में जलवायु सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। आयोजन कब किया गया था जलवायु सम्मेलन का?
16 फरवरी 2025 को महाकुंभ के मेला क्षेत्र में सेक्टर 25 में इसका आयोजन किया गया था। विषय क्या था, थीम आप याद रखिए, हाईलाइट कर देता हूं। महाकुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन, ये इसका थीम था, इसी थीम पर आयोजन किया गया था। ठीक है, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। और यहां पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए थे, डॉक्टर अरुण कुमार शामिल हुए थे और डॉक्टर केपी मलिक शामिल हुए थे। ये दोनों मंत्री हैं, यहां पर देखा जाए तो वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं दोनों लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र प्रभार है और एक राज्य मंत्री है। ठीक है, तो ये दो लोग विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर शामिल हुए थे। आगे हम बात कर लें, महाकुंभ में आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन एक अप्रिय घटना घटी। ठीक है, और उस अप्रिय घटना घटी, कुछ लोगों का वहां पे मृत्यु भी हुआ, कुछ लोगों का देहांत हो गया उस भगदड़ में। तो महाकुंभ भगदड़ के बाद एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया। अब जांच कमेटी जो गठित की गई उसके बारे में जान लेते हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेवा निवृत्त जज श्री हर्ष कुमार की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन से हैं, डीके सिंह है, ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, और वीके गुप्ता पूर्व आईपीएस अधिकारी। इन 3 लोगों की सदस्यता में, मतलब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, हर्ष कुमार कर रहे थे। और वहीं पर 3 सदस्यीय जो आयोग था उसमें डीके सिंह और वीके गुप्ता अन्य सदस्य के रूप में शामिल थे। और ये 3 सदस्यीय जो आयोग था, इसका क्या काम था, ये जांच करना कि जो भगदड़ हुई थी, भगदड़ किस कारण से हुई थी, किस घटना के कारण भगदड़ यहां पर मची जिससे बहुत लोग हताहत हुए थे, जान माल की हानि हुई थी। ठीक है, आगे हम बात कर ले ऑपरेशन 11। अब ये ऑपरेशन 11 क्या है, ऑपरेशन 11 का संचालन कहां पर किया गया, महाकुंभ मेला क्षेत्र में इसका संचालन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन 11 से क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन होगा। भीड़ मैनेजमेंट के लिए ही ऑपरेशन 11 को संचालित किया जा रहा था। आगे बात करें, भीड़ को ज्यादा देर मेला क्षेत्र में ना रुकने देना व घाट लगातार खाली कराने पर जोर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के अंतर्गत बेसिकली इसका कार्य यही था, भीड़ प्रबंधन के लिए आप इन चीजों को, ठीक है, जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हो और भीड़ प्रबंधन से संबंधित, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप लिखना चाहते हैं तो वहां पर आप इसको एज अ फैक्ट, एज अ डाटा आप यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन 11, ठीक है, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला क्षेत्र में संचालित किया गया। उद्देश्य क्या था, इन चीजों को आप लिख सकते हैं। आगे बात करें, महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है महाकुंभ से संबंधित। महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन किया गया। बात करें यहां पर तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 27 जनवरी 2025 को धर्म संसद का आयोजन किया गया। महाकुंभ नगर के सेक्टर 17 में शांति सेवा शिविर में आयोजन कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में धर्म संसद आयोजित किया गया। धर्म संसद के आयोजन के लिए वरिष्ठ संतों 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। ठीक है, जो धर्म संसद था इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई। और इसी धर्म संसद में मुख्य रूप से देश में 11 सदस्यीय सनातन बोर्ड के गठन किए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। सनातन बोर्ड के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और वो प्रस्ताव भी पास कर दिया गया और बताया गया कि 11 सदस्यीय जो सनातन बोर्ड है उसका गठन यहीं पर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, फैक्ट थे, डाटा थे महाकुंभ से संबंधित 2025 से और एक छात्र के दृष्टिकोण से, ठीक है, पौराणिक मान्यताएं क्या है उन पे आपको ढेर सारी किताबें मिल जाएंगी। लेकिन न्यूज क्लिप्स में क्या रही जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका उपयोग आपको परीक्षा में करना है, वो सारे पॉइंट क्या रहे, वो सारे पॉइंट्स यहां पर मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। ठीक है, और यहां पर आपके लिए एक खास बात यह है कि इस वीडियो पे अगर 5000 लाइक्स आ जाते हैं तो इसका पीडीएफ में टेलीग्राम में शेयर करवा दूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ शेयर करवा दूंगा, लेकिन 5000 लाइक आने के बाद। ठीक है, इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप घटना चक्र चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।